Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Today I will start from the 16th video of the political science. As you know, we have already covered 15 video of the political science. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus, especially UPSC and the UPPCS and all state PCSC examination. And friends, this can be utilized for the Group C examination also, because generally we are getting 3 or 4 statement in the UPSC examination, and it will account you near about the 5 or 6 question for the Group C examination. Or I have created so many playlists regarding history, political science, geography, economics, and so on. I will make further videos also. And if you want to crack any government exam, then you have to visit on my channel daily basis. ओके फ्रेंड्स, 61st क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी. रिसेंटली द टर्म्स बेका, कोमकासा, लिमोवा एंड जीएस ओमावा वर इन द न्यूज़. विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स दैम. मतलब जो टर्म दिए हुए हैं, ये एब्रीविएशन दिए हुए हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, तो इनको एलोबरेट करके बताना कि क्या क्या चीज़ थी ये, क्या क्या कौन सा क्या मीनिंग है. ए है ये सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है. बी है ट्रेड एग्रीमेंट है. सी है डिफेंस एग्रीमेंट है. और डी है हाई इम्पैक्ट कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो इसका सॉल्यूशन डी है, सी है, ये डिफेंस प्रोजेक्ट है इंडिया और यूएसए के बीच में. और ये टर्म न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि कादसा एक्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, CAATSA. इसको जैसे काउंटर अमेरिका एडवर्सरी, जो अमेरिका के एडवर्स में है, ट्रेड सैंक्शन एक्ट. मतलब जो अमेरिका के एडवर्स में कंट्री हैं, उनसे कोई ट्रेड रिलेशन बढ़ाएगा तो अमेरिका उन पे ट्रेड सैंक्शन लगा देगा. जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ कोई रिलेशन बढ़ाता है, या रसिया के साथ कोई रिलेशन बढ़ाता है, या चाइना के साथ कोई रिलेशन बढ़ाता है, तो उनके साथ ये अमेरिका उनके ट्रेड सैंक्शन लगा देता है. तो हमेशा क्या है, उसके लिए जैसे हमारे और रसिया के रिलेशन अच्छे रहते हैं, तो उससे भी कादसा का हमें S-400 मिसाइल लिया, तो उससे हमें क्या अप्रेंशन है, हमारे पास डर है कि हमें वो कादसा के सैंक्शन लगा देगा यूएसए. बट कुछ हमारे यूएसए के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं, जिससे क्या हम अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करते हैं. दोनों देश के बीच डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे ये हमारे एग्रीमेंट हैं. जैसे यूएसए इंडिया डिफेंस डील कोऑपरेशन कंटिन्यू टू एक्सपेंड विद लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमोवा बोलते हैं, जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट. इसका लिमोवा का मतलब क्या होता है बेसिकली, मान लो अपने शिप्स यहाँ से यूएसए के पास जा रहे हैं, उसके कोस्ट लाइन के पास हैं, या यूएसए के शिप इंडियन ओशियन में आ रहे हैं, तो हम क्या है एक दूसरे से लॉजिस्टिक सपोर्ट लेंगे, ऑयल वगैरह रिफ्यूल करा सकते हैं, या हम मान लो अपने जो सैनिक हैं उनके लिए कुछ राशन पानी वहाँ से ले सकते हैं. मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है दोनों कंट्रियों के बीच में. सेकेंड है कोमकासा. कोमकासा क्या है, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट. मतलब जैसे क्या होता है, कोई भी डिफेंस के अंदर कोई अगर इक्विपमेंट है, तो उसमें क्या होता है, डिक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्ट होता है. मतलब कोई भी लैंग्वेज कोड में बात होती है, तो उनके लिए स्पेशल मान लो कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उनमें लैंग्वेज का एक दूसरे को पता रहना चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट एक दूसरे से खरीदते रहते हैं. और थर्ड है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट. मतलब डिफेंस के रिलेशन, जैसे एक दूसरे से इक्विपमेंट लेना देना, इसमें इसके लिए भी है. और जनरल सिक्योरिटी ऑन मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, तो जो मिलिट्री सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन है उसके बारे में एग्रीमेंट. तो पहला GSOMIA, ये 2002 में आया था, जिसमें क्या है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करनी है, ताकि वो हम काउंटर इंटेलिजेंस में या किसी भी चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं. लिमोवा 2016 में आया था, जिसके द्वारा लॉजिस्टिक का हम एक्सचेंज करते हैं. कोमकासा 2018 में आया था, जिससे कि इनक्रिप्टेड लैंग्वेज को पढ़ा जाता है मिलिट्री पर्पज़ के लिए, तो हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. जो बेका है 2020 में हमारे साथ एग्रीमेंट था. इसमें बोला गया कि जियो सेफ्चुअल डाटा एज क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हैविंग सिग्निफिकेंट मिलिट्री एप्लीकेशन फॉर दी फ्रॉम यूएस. मतलब कोई मान लो हम
जियो सेप्टियल अर्थ से रिलेटेड कोई सैटेलाइट से डाटा है वो हम यूटिलाइज कर सकें, और क्या है उससे हम आगे अपने यूटिलाइजेशन में लेके आ सकें या यूएसए हमारे से हेल्प ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62nd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है he or she is elected by the electoral college consisting of the elected and nominated member of the both houses of the parliament। कोई है he or she is elected by the electoral college, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है कि इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, दोनों क्या है इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं कि वो वोट डाल सकते हैं क्या, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। सेकंड है he or she is removed from the office both the house of the parliament pass a resolution for the same with the simple majority। क्या वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसों में। एंड थर्ड है he or she और his और her grounds for removal are not mentioned in the constitution। क्या उसके संविधान में ग्राउंड का मेंशन नहीं किया गया, किस बेस पर निकाला जा सकता है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, जिससे क्या है आने वाले अपने क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी, लंबे टाइम तक आप चीज़ों को अपने माइंड में रख पाओगे। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 66 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, उसमें ऑल मेंबर्स होते हैं, ना कि इलेक्टेड होते हैं, और नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो इसके इलेक्टोरल कॉलेज में ये आर्टिकल 66 के क्लोज 1 में दिया हुआ है कि इसके लिए सब वोट डाल सकते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 67, मतलब 66 के क्लोज 1 की बात है, यहाँ 67 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बोला गया वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल देन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। मतलब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट रहता है, जो चेयरमैन रहता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द राज्यसभा रहता है। मतलब एक्स ऑफिशियो मतलब ऑटोमेटिकली जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन हो जाएगा राज्यसभा का। तो वहाँ से स्पेशल मेजोरिटी पास होनी चाहिए, जितने आदमी प्रेजेंट है उस टाइम पे उसका। देखो ये दिया हुआ है कि ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड ए मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स, मतलब उस टाइम पे जो प्रेजेंट मेंबर हैं राज्यसभा, एंड एग्रीड बाय द लोकसभा के द्वारा एग्रीड होना चाहिए, और राज्यसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट जो उस टाइम पे देन मेंबर्स हैं। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमारे संविधान में उसके क्या दिया नहीं गया है कि किस ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट को निकाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63rd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर स्टेट्यूटरी बॉडीज सेटअप इन एवरी स्टेट अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी मैंने पहले भी बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है जिनका संविधान में जिक्र किया गया है। स्टेट्यूटरी बॉडी होती है जो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा बनाती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो सिर्फ गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो जैसे ऑर्डर लेके आती है, जैसे नीति आयोग है एग्जीक्यूटिव बॉडी। और सेकेंड स्टेटमेंट है द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव म्यूनसिपैलिटी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जो म्यूनसिपल कमिश्नर है वो म्यूनसिपैलिटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। एक्स ऑफिशियो मतलब ऑटोमेटिकली अगर जो म्यूनसिपल कमिश्नर बन जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा। क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन डी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया आर्टिकल 243ZD, मतलब ये जेड इसलिए गया है क्योंकि ये अमेंडमेंट किया गया है उसके क्लोज डी में। और मैंने पहले भी अपने पहले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 243 को आप कैसे याद रख सकते हैं। जैसे 143, ये सिर्फ आपके रिमेम्बरेंस के लिए है कि 143 हम इससे बनाते हैं कई बार आई लव यू, क्योंकि ये इसमें 4 वर्ड होते हैं, इसमें 3 ये है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि मैं लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है या पंचायत के को लव करता हूँ, इसलिए 1 का 2 बना दो 243, इससे आप याद रख सकते हो, जिससे लंबे टाइम तक आपकी चीज़ें याद रहेंगी। इसमें क्या बोला गया है
कि आर्टिकल 243Z(D) में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट एवरी स्टेट शेल कंस्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत। जो पंचायत प्लान बनाती है उनको कंसोलिडेट करने के, इकट्ठा करने के लिए, एंड द म्यूनसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज ए होल। मतलब जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, अलग अलग म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो उनका भी एक कंसोलिडेट प्रोग्राम होगा कि पूरा डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जा सके, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। दस द स्टेट लेजिस्लेचर में पास एन एक्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ द सेम। दे मतलब ये क्या, स्टेट लेजिस्लेटर जो आपकी राज्य में सरकार होती है, वही लेजिस्लेचर आपका डिसाइड करती है कि भाई ऐसा कोई रूल बनाओ कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बने। और दे आर दी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, क्योंकि आर्टिकल 243Z(D) में दिया गया है कि इसलिए संविधान में इसकी बात कही गई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो बुक में लिखी गई है हमारी संविधान की, और एस्टैब्लिश की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हमें याद रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर्मुलेट एन एक्ट और मेक प्रोविजन फॉर दी, क्या क्या प्रोविजन है। द कंपोजिशन ऑफ दिस सच कमेटी, इसका कितने आदमी रहेंगे कमेटी में, क्या मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, इलेक्शन भी किस तरह कैसे होगा। एंड थर्ड है द फंक्शन ऑफ दिस सच कमेटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, क्या क्या कार्य करेंगे, द क्या फंक्शन रहेंगे कमेटी के। एंड द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होना चाहिए। सो देर इज ए नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर द म्यूनसिपल कमिश्नर टू एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियो। तो ये सिर्फ आपके स्टेट लेजिस्लेटर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्या क्या रूल बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए। इसमें क्या सिर्फ इसका पर्पज़ रहता है, तो गांव में आपकी पंचायत रहती हैं, उनके जो भी प्लान बनेंगे उनको कंसोलिडेट करेंगे और एक अच्छे से प्रोजेक्ट में काम करेंगे। जिससे म्यूनसिपैलिटीज़ के भी प्लान रहते हैं उनको भी कंसोलिडेट करेंगे, और एक कमेटी है जो ये डिसाइड करेगी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का कैसे डेवलप किया जा सकता है। और इसको संविधान में आर्टिकल 243Z(D) में बताया गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। बाकी इसके लिए स्टेट लेजिस्लेटर रूल बनाता है हर चीज़ का, मैनर कैसे होगा, क्या फंक्शन रहेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, ये स्टेट लेजिस्लेटर रूल बनाता है। 64th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जज जो है हाई कोर्ट के, उनके रिमूवल के बारे में प्रोसीजर। द प्रोसीजर रिक्वायर्ड इज सेम एज दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वही सेम प्रोसीजर रहता है क्या इनके रिमूवल का। सेकेंड है, इफ़ इनिशिएटेड इन द राज्यसभा द नोटिस ऑफ द मोशन फॉर रिमूवल मस्ट बी साइंड एटलीस्ट 50 मेंबर्स। क्या राज्यसभा में 50 आदमियों का साइन होना चाहिए कोई भी हाई कोर्ट के जज को रिमूवल के लिए, उसका मोशन जो बनाया जाता है कि भाई नोटिस दिया जाता है निकालने का। थर्ड है, नो जज हैज़ सो फार बीन रिमूव्ड, कोई भी जज आज तक निकाला नहीं गया है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। अगर आप अच्छा ठीक आंसर लगाते हो तो आपका मीन्स प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, गलत लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन में आपको समझ लगे, आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक चीज़ें। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एज पर आर्टिकल 218, आर्टिकल 218 में प्रोसीडिंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ एज ए हाई कोर्ट जज एज द सेम इन द आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात की गई है, सेम ऐसे ही हाई कोर्ट के जज के बारे में 218 में रिमूवल के बारे में प्रोसीजर बन गया। 124 याद रख सकते हैं। मान लो कोई आपका कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज चालबाजी कर रहा है तो 1-2 का 4 कर रहा है तो उसको रिमूवल किया जा सकता है, ऐसे याद रख सकते हैं। 218 को इसको डबल कर दो तो आप उसके आसपास पहुंच जाओगे। इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, सेम है। द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द जजेस इज एलोबरेटेड इन द जजेस ऑफ द इंक्वायरी एक्ट 1960 एक्ट। मतलब उसमें पूरा कंफर्म नहीं दिया गया है क्या क्या बेस रह सकते हैं, बट ये एक्ट के थ्रू 1968 का एक्ट है जो रिमूवल ऑफ द जजेस इज एलोबरेटेड, मतलब उसमें बढ़ा के बताया गया किस बेस पे उसको निकाला जा सकता है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, मतलब प्रोसीडिंग्स राज्यसभा में या लोकसभा में प्रोसीडिंग्स करेंगे तो एटलीस्ट लोकसभा में तो 100 मेंबर का नोटिस चाहिए, साइन चाहिए नोटिस पे, और 50 मेंबर का राज्यसभा में कंपलसरी चाहिए, तभी आप कोई भी मोशन लेके आ सकते हैं। और साइन नोटिस ऑफ द मोशन ऑफ द चेयरमैन का भी साइन होना चाहिए, और 50 मेंबर होने चाहिए। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द मोशन फॉर रिमूवल ऑफ द जजेस वर एक्सेप्टेड फॉर द डिस्कशन बट नेवर पास,
मतलब पहले कई बार मोशन एक्सेप्ट किए गए हैं डिस्कशन के लिए, बट आज तक कोई देर हैंस नो जज हैज़ सो फार बीन रिमूव्ड, अब तक कोई जज रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65th क्वेश्चन। In the budget session of the Indian Parliament, a member of the Lok Sabha based on the reports of the Departmental Standing Committee। कल मैंने वीडियो में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बात की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर रहते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में 31 आदमी रहते हैं, 21 आपके लोकसभा से रहते हैं, 10 राज्यसभा से रहते हैं। तो आपको चीज़ें क्या है, वीडियो ऑल कनेक्टेड हैं, पूरा सिलेबस आपका कनेक्टेड है, तो आप सभी वीडियो देखोगे ना, तो अब विद इन दी 6 मंथ आप इंडिया का कोई भी एग्जाम निकाल दोगे। तो उसमें बोला गया डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, फील दैट द डिमांड मेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर इट्स फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इज़ वेरी हाई। मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम चला रही है आपका हेल्थ मिनिस्ट्री, तो उसके लिए पैसा चाहिए, उन्होंने अपना बजट मांगा। तो उसके लिए क्या हुआ, द मेंबर्स फील्स दैट, जो वहाँ पे मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सोचेंगे कि ये ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में इतना पैसा खर्च नहीं हो पाएगा इनसे। यही इसमें लिखा गया है, शुड बी रिड्यूस बाई ए स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब एक कुछ अमाउंट घटानी चाहिए उससे। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कट मोशन बेस्ट अप्लाइज टू द अबोव सिचुएशन। कौन सा कट मोशन आएगा यहाँ पे, तो ए है टोकन कट है, या बी है पॉलिसी कट, सी है इकोनॉमिक कट मोशन, एंड डी है सब्सटेंटिव कट मोशन। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा कट है ये सी है, सी इसका आंसर करेक्ट है। पहले सभी टोकन कट के बारे में जान लेते हैं। टोकन कट मोशन क्या होता है, इसमें मान लो आप एग्रीव्ड हैं, जैसे अपोजिशन पार्टी कह रही है कि हाँ आप इस चीज़ के लिए पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, तो उसमें से 100 रुपये कटा देंगे बस बजट में से, और फिर वो पास कर देंगे बिल को, तो इसलिए बोलते हैं टोकन कट, एक 100 रुपये का टोकन कट गया बस, और बाकी वैसे ही अमाउंट रहेगी उस प्रोजेक्ट के लिए। इसमें पढ़ लेते हैं, द अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय द 100 इन ऑर्डर टू पब्लिसाइज ए स्पेसिफिक ग्रीवेंस। मतलब अपोजिशन को स्पेसिफिक ग्रीवेंस है, उसे ग्रजेस है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, विच इज विद इन द डोमेन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द डिस्कशन देयर ऑन शैल बी कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन मेंशन इन द मोशन। तो उसमें डिस्कशन होगा, वो 100 रुपये का टोकन कट कर दिया जाएगा। पॉलिसी कट क्या है, जो अमाउंट मांगी गई है उसको सिर्फ 1 रुपया दे दो, तो वो पॉलिसी कट हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपये से तो कोई प्रोजेक्ट में काम नहीं हो सकता। तो जैसे ही गवर्नमेंट डिमांड करेगी कि कोई भी मिनिस्ट्री मुझे इसके लिए पॉलिसी चाहिए, तो पॉलिसी कट कर देंगे, सिर्फ उसका 1 रुपया दे देंगे, उससे आपका काम नहीं चलेगा, पॉलिसी कट हो जाएगी। तो इसको क्या लिखा है, पॉलिसी कट मोशन रिप्रेजेंट्स द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड, द स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड टू बी reduced to 1 rupees, the members can also advocate an alternative policy। कौन सी अलग पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी मेंबर्स को, उस पॉलिसी में सिर्फ 1 ही रुपया मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इस सिचुएशन के लिए इकोनॉमिक कट, आपकी एक हैंडसम अमाउंट आपकी डिडक्ट की जा रही है, तो इकोनॉमिक कट है, क्योंकि पैसे में कट हो रहा है, पॉलिसी कट नहीं हो रहा, नहीं टोकन कट हो रहा है। टोकन 100 रुपये लगा लो, इकोनॉमिक कट आपका बजट कम हो रहा है, और पॉलिसी कट मतलब 1 रुपया ही मिल रहा है आपको, तो आपको याद करने में ईजी रहेगा तीनों चीज़ें। Economic cut motion represents the economic that can be affected in the proposed expenditure. It states that the amount of the demand to be reduced by a specific amount, which may be either a lump sum reduction in the demand or omission reduction of any item is in the demand. In this case, the member only wants the demand to be reduced by some amount. तो उसका पैसा, और सब्सटेंसिव कट जैसी कोई टर्म नहीं होती, इसलिए 3 ही कट होते हैं बस, टोकन कट, पॉलिसी कट और इकोनॉमिक कट, इसलिए डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्सटी क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996। पैसा एक्ट के बारे में बात की गई है, पैसा एक्ट बोलते हैं इसको, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ये 1996 में आया था। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया के बंदे ऐसे आ सकते हैं, 1995 में फ्लड आई थी, उसके 1 साल बाद पैसा एक्ट आ गया था, उसके बाद पैसा मुआवजा मिला था, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस एक्ट इज अप्लीकेबल ओनली टू द 5th शेड्यूल एरिया। ये अप्लीकेबल क्या 5th शेड्यूल एरिया में ही होती है। 5th शेड्यूल एरिया के बारे में मैंने कल भी बात की थी, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में ही शेड्यूल एरिया में अप्लीकेबल होता है।
सेकेंड है इट रिजर्व्स 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन एवरी पंचायत। हर पंचायत में क्या रिजर्व सीट्स रहती हैं, 1/3 इसके द्वारा, पैसा एक्ट के द्वारा। थर्ड है इट एम्पावर्स द गवर्नर टू नॉमिनेट शेड्यूल्ड ट्राइब विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है, एससी की बात नहीं की गई है आपके यहाँ पे भी एसटी की बात की गई है। यहाँ पे क्या है, शेड्यूल एरिया की बात की गई। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या उसमें गवर्नर नॉमिनेट करता है कि भाई इतने आदमी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में होने चाहिए, पंचायत में होने चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना कि ओनली वर्ड, नोट, इनकरेक्ट, ये आपको पहले से ही मार्क कर लेना क्वेश्चन पेपर में, जिससे आपको ईजी रहेगा। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत्स आर नॉट अप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल एरिया। हाउएवर द पार्लियामेंट मे एक्सटेंड दिस प्रोविजन टू सच एरिया सब्जेक्ट टू द एक्सपेक्टेशन एंड मॉडिफिकेशन एज मे स्पेसिफाई। मतलब इसमें बोला गया कि जो 5th शेड्यूल एरिया हैं, AMTM, आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, उनके शेड्यूल एरिया हैं, वहाँ पे क्या है, इस पैसा पंचायत का एक्सटेंशन होना, डायरेक्ट कोई भी मान लो रूल बनता है वह नहीं बनता, बट वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके वहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए ही पंचायत के पैसा एक्ट 1996 के द्वारा उसको पहुँचाया जाता है, उन चीज़ों को, स्कीम को या पॉलिसी को। तो ये सिर्फ 5th शेड्यूल एरिया के लिए प्रोविजन है पैसा एक्ट 1996 का। और द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द शेड्यूल एरिया इन एवरी पंचायत शैल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटीज फॉर हुच। एंड फ्रेंड्स, 5th शेड्यूल में शायद 21 स्टेट्स आते हैं और 6th शेड्यूल में AMTM आता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक बार देखना और इससे लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। अभी मान लो आप एक बार जाके बुक में देख लोगे तो इसमें क्या बोला गया, द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द शेड्यूल एरिया इन एवरी पंचायत शैल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटीज़। मतलब जो रिजर्वेशन है, मान लो ST की सीट्स का रिजर्वेशन है पंचायत लेवल पे, उनकी पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से रिजर्व रहना चाहिए। इज साउट टू बी गिवन इन द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 9 में दिया हुआ है। द रिजर्वेशन फॉर दिस शेड्यूल ट्राइब शैल नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। 1/3 से तो कम नहीं होना चाहिए, बाकी उनकी जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए ST को। फर्दर ऑल सीट्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब। मतलब बाकी शेड्यूल ट्राइब के लिए चेयरपर्सन की भी आपको सीट रिजर्व करनी है। इट डज नॉट एम्पावर, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, गवर्नर टू नॉमिनेट। गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता है यहाँ पे नाम ST का, बट द एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू नॉमिनेट। स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में ST की रिप्रेजेंटेशन कम है या इंटरमीडिएट लेवल में है, तो पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट सच नॉमिनेशन शैल नॉट बी एक्सीड 1/10। जो आपकी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन डिसाइड करेगी 1/10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मेंबर ST के किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल या इंटरमीडिएट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में, पंचायत में या डिस्ट्रिक्ट कमेटी में। 67th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू दिस स्वामित्व स्कीम विच ऑफ द वाज रिसेंटली इन द न्यूज़, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिसेंटली जो न्यूज़ में था स्वामित्व स्कीम, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। दिस स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स। ये जो स्कीम है, रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स ऑफ द विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, जो गांव में आपके घर रहते हैं उनको, हाउस ओनर को। आपने रिसेंटली देखा होगा कि गांव में बंदे आपके मैप लेके घूम रहे थे और नाम लिख रहे थे वो घर का, ये किसके नाम प्लॉट है या घर है, तो उसका क्या रीज़न था, उसको स्वामित्व स्कीम बनाते हैं, बोलते हैं, और उसका रिकॉर्ड्स राइट्स का बनाते हैं कि ये घर इसका है। एंड द सेकेंड इज, पहले घरों की रजिस्ट्री नहीं होती थी, अभी होने लगी स्वामित्व स्कीम के द्वारा। इट विल अनेबल क्रिएशन ऑफ द बेटर क्वालिटी ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब जो ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेटर क्वालिटी देगा, क्योंकि सबके नाम कंफर्म होंगे कि आपके पास रजिस्ट्री होगी जो भी कंफर्म नाम पे होगी। एंड द थर्ड वन इज ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड फॉर द मैपिंग ऑफ द लैंड इन द रूरल एरिया। क्या ड्रोन की सर्विस यूज की गई है इसके लिए, सर्वे के लिए? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। डी आंसर इसका करेक्ट है। PM लॉन्च डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम। PM ने ये लॉन्च किए हैं
प्रॉपर्टी कार्ड्स स्वामित्व स्कीम के अंडर इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जो सिर्फ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी, सेक्टर है। अगर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है तो उसमें 90-10 का जो स्पेशल स्टेशन में या उन स्टेट में होता है, नहीं तो 60-40 का रेशो होता है एक्सपेंडिचर का। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस वुड प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स टू द विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, जो गाँव में घर हैं जिनके पोजेसिंग हाउसेज इन इनहैबिटेड, मतलब वो रह रहे हैं रूरल एरिया में, इन विच इन टर्न वुड एनेबल देम टू यूज़ देयर प्रॉपर्टी एज ए फाइनेंशियल असेस्ट, मतलब वो अपने घरों को भी अब मोर्टगेज एज ए सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में लोन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या है, द स्कीम विल ब्रिंग इन द क्लैरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट किसका क्लैरिटी लाएगी उसमें, क्योंकि डिस्प्यूट होते रहते हैं। रिजोल्व डिस्प्यूट थ्रू द क्रिएशन ऑफ द मैप्स, मैप बन जाएंगे तो रिजोल्यूशन हो जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे कि ये घर और ये प्लॉट उस बंदे का है। दस इट विल हेल्प इन द बेटर क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान भी अच्छे से होंगे क्योंकि सब प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएंगी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके लिए ड्रोन यूज़ किए गए हैं सर्वे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बात की, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्या। सेकंड है द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनल, कंपोजिशन फाइनल है स्टेट में कि कंपोजिशन में कितने आदमी रहेंगे, तो एक क्या फाइनल रहती है। और थर्ड है ओनली एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एलिजिबल टू बिकम इट्स चेयरमैन, जो इलेक्टेड मेंबर है, क्या नॉमिनेटेड मेंबर काउंसिल का चेयरमैन नहीं बन सकते। फोर्थ है द स्टेट लेजिस्लेचर नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल ओनली फॉर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नोट्स फॉर इट्स एबोलिशन, तो क्या बनाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, एबोलिशन के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए पार्लियामेंट का स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये न्यूज़ में इसलिए है ये क्वेश्चन, क्योंकि आजकल न्यूज़ में उसका पास्ट में जाके क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूज़ में इसलिए है, मान लो आपकी बंगाल में गवर्नमेंट है ममता बनर्जी की, तो वो क्या है सिर्फ सीट पे सीएम की सीट पे बने हुए हैं, क्योंकि हारने के बाद भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो वो नॉमिनेटेड करके बन सकते हैं। नहीं तो जैसे उत्तराखंड में केस हुआ रिसेंटली, जैसे उनको सीएम को हटा दिया गया है क्योंकि वो मेंबरशिप नहीं ले पाए लेजिस्लेटिव असेंबली की, स्टेट असेंबली की, क्योंकि वो उनके पास कोई प्रोविज़न नहीं था, दोबारा से इलेक्शन कराने पड़े। सेम इसीलिए क्योंकि जब तक वो बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिमांड कर रहे हैं बनाने की, ताकि वो सीएम बनी रह सके विदाउट इलेक्शन, क्योंकि नॉमिनेट कर दिया जाएगा उनको। तो ये है, ए है फर्स्ट ओनली, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बी है फर्स्ट एंड सेकंड, और सी है थर्ड एंड फोर्थ। डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। कौन सा आंसर करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए आंसर इसका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 171 क्लोज 1, ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट कैन नॉट हैव ए स्ट्रेंथ विच एक्सीड्स 1/3 ऑफ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर हैं उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और मिनिमम क्या है 40 फिक्स की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 171 क्लोज 2, दो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू चेंज बाई इट लॉ, पार्लियामेंट के पास चेंज करने की पावर है, उसकी मान लो कितने आदमी उसमें रहेंगे वो चेंज कर सकते हैं, कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं पार्लियामेंट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो एलिजिबल रहता है चेयरमैन बनने के लिए अमंग द मेंबर ऑफ द हाउस। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एज पर द आर्टिकल 169 स्टेट लेजिस्लेटर नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए फॉर बोथ क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अबोलिशन हो या क्रिएशन हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 169 के अंदर दिया हुआ है। 69th क्वेश्चन है द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आप 169 को ऐसे याद रख सकते हैं कि 68 क्वेश्चन था, 69 आ गया। देखो ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिकों से जब आप मान लो एग्जाम दोगे तो आपको याद रहेगा कि 169 में लिखा हुआ है ये, क्योंकि मैंने ये रिपीट कर दिया है। तो इसके बारे में ओथ, इंडिया प्रिस्क्राइब्स द फॉर्म्स ऑफ द ओथ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग,
तो जो हमारी शेड्यूल थर्ड है, क्योंकि पहले में स्टेट्स के बारे में बात की गई है, दूसरे में पेमेंट के बारे में बात की गई है, तो थर्ड में ओथ के बारे में बात की है शेड्यूल में। आपको शेड्यूल भी याद करने हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, फर्स्ट में एस फिर पी फिर ओथ, ऐसे याद रहेंगे आपको शेड्यूल। सारे शेड्यूल याद करने की ट्रिक आप अपने आप बना सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कैग की जो ओथ लेने का प्रोविजन थर्ड में दिया हुआ है, स्पीकर लोकसभा का दिया हुआ है, जज या हाई कोर्ट के जज का दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द फॉर्म ऑफ द ओथ्स एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात की गई है कि मान लो कौन कौन किसके बारे में ओथ अफर्मेशन के शेड्यूल थर्ड में दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर के बारे में दिया गया है, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट है जो थर्ड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का मेंबर बन जाते हैं, बाकी इलेक्शन कैंडिडेट को भी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट जज को, कैग को, स्टेट मिनिस्टर को या स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्शन कैंडिडेट है जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर हैं या हाई कोर्ट जज हैं। तो कैग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, कैग को इसमें इंक्लूड किया गया है थर्ड में शेड्यूल में। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड एज सेपरेट ओथ, मतलब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ओथ लेंगे, ना कि स्पीकर के रूप में ओथ कोई होती नहीं है। एंड द हाई कोर्ट जज इज इंक्लूडेड इन दी थर्ड शेड्यूल, हाई कोर्ट जज को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संविधान में प्रोविजन दिए हुए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब पीएम क्या रूल बना सकते हैं, कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन मतलब सुविधा से ट्रांजैक्शन हो जाए बिजनेस का, जो भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम ईजिली हो जाए, तो उसके लिए क्या रूल बना सकते हैं। सेकंड है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। जिस हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट काम करती है उसके अफेयर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो दिए गए हैं सजेशन, उनको प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाना पीएम का काम है क्या। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन बी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एज पर द आर्टिकल 77 क्लोज 3 द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स for the more convenient transaction of the business of the government of India for the allocation of the among minister of the said business। मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसमें बोला गया आर्टिकल 77 के क्लोज 3 में बोला गया प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अलोकेशन ऑफ द अमंग मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। तो मिनिस्टर के अंदर वो अलोकेशन कर सकते हैं किसी काम का, प्रोजेक्ट का, उसी के बेस पे रूल बना सकते हैं, ना कि वो पूरे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पार्लियामेंट का जो रूल है होता है उसके लिए। एज पर आर्टिकल 78 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द आर्टिकल 78 में दिया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना पीएम का काम है। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड please share my video among your friends so that they get benefited within the free amount, because whatever I am providing here, जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, that is totally paid content and that is UPSC preliminary test series and it can cover your all syllabus and that will definitely boost your confidence regarding competitive exam. Okay friends, I will come tomorrow. Bye.